जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम हल करने वाले हैं। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। छपने वाले प्रश्न है सीटेट के एग्जाम में। सीटेट पास कराने वाली मात्र एक वीडियो है जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो यह जो है पूरे देश में लागू किया गया था। संविधान जो है पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। कितने रियासतें थी? 562। 562 रियासतों को भारत को एक सूत्र में बांधा था। 562 रियासतों को मिलाकर। एक कुशल प्रशासक होने के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी यह जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो वह कार्य करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। दोनों ही सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यही पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष
कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू या संघ समिति के अध्यक्ष थे, या जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वह थे मुर्शिद कुली खान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं जाना जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कर रहा है, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं जाना जाएगा? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी।
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। कब? 13 फरवरी 1856 में। यह भी डेट याद में रखिएगा, पूछा जा सकता है। 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो वह थे नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में ही हुआ था। नाना साहेब ने 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने ही किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। यह विधि कारखाने की यात्रा सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सेट के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एडुसैट से अभिप्राय है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है और भारत ने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल परीक्षण किया जिसका नाम एडुसैट रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद
और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह है कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। पंचवाड़ी और बीजक में महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या चालुक्य काल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह है राष्ट्रकूट काल की कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है एलोरा गुफा? हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वह है ब्रह्म समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 में, जो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। ब्रह्म समाज कब? 1828 में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। पहले यह जो स्थापना हुई थी आत्मीय सभा के नाम से, जो कि हुआ था 1815 में, राजा राम मोहन राय ने की थी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु तापमान, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वह है वायु दिशा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वायु दिशा। वात दिग्दर्शक हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य वायुमंडल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वह है बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है, जो कि पहला होगा आयन मंडल, पहला है आयन मंडल, और दूसरी की बात करते हैं, दूसरा जो है आपतन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है, पहला है आयन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। और वहीं बात करते हैं मध्य मंडल की, आसमान से जब उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, उल्का पिंड जलने लगते हैं। उल्का पिंड किस मंडल में जलने लगते हैं? मध्य मंडल में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। मैप के माध्यम से एक बारी समझते हैं। यहाँ पर देखिए मंडल की परतें दी गई हैं, जो कि सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई जो है 0 से 12 किलोमीटर। इसके बाद है समताप मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, और यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो इस मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। इसके बाद है ताप मंडल, और सबसे बाहरी मंडल जो है वह है बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, बाह्यतम परत को तक पहचानिए, आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। ऑप्शन जो दिया गया, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल परपटी, परपटी मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, मेटल परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी मेटल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए, यानी सबसे जो अंदर है इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक क्रोड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड कहेंगे। फिर इसके बाद जो है यह जो होगा बाहरी क्रोड, इसे हम क्या कहेंगे? बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड। फिर इसके बाद क्या होगा? मेटल, यह जो होगा मेटल। और सबसे बाहरी जो होगा परपटी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यह जो है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शा रहा है। यहाँ पर चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, यह क्या दर्शा रहा है? लघु ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहत ज्वार भाटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह दर्शा रहा है लघु ज्वार भाटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लघु ज्वार भाटा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य, यहाँ पर सूर्य हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य तो एक जगह ही स्थित है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पर हो गया चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वह होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए
तो वह होता है सूर्य ग्रहण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है चाप, झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, तो वह कहलाता है विसर्प। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प कहलाता है। नदियां पहले जो है भाभर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नदियां जो है पहले क्या है, भाभर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। भाभर क्षेत्र क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि नदियां इसमें प्रवेश करती है और यह अदृश्य हो जाती है। उसके बाद नदियां जो है तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद नदियां तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और अपने जल को बिखेरती हैं। अपने जल को क्या करती हैं, बिखेरती हैं। उसके बाद नदियां मैदान में प्रवेश करते ही विसर्पित होकर प्रवाहित होती हैं। विसर्पित होकर प्रवाहित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वह है वायु मार्ग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वायु मार्ग। आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा निर्णायक भूमिका निभाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? मानव भूगोल, नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है जनसांख्यिकी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक अध्ययन शामिल होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।